Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 3rd May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. This relates with judiciary. It is about the issue of death penalty in India. This editorial has been written by Baljeet Kaur and the title of this editorial is Delay and the Pains of Death Row. Now, इससे पहले कि हम देखें कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर क्या दिया गया है, पहले हम क्विकली हमारे कुछ जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं. अपनी तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ पेनल्टी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट विल बी रीडिंग दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल ताकि इस एडिटोरियल से हम इम्पॉर्टेंट टेक अवेज ले सकें. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डेथ पेनल्टी. डेथ पेनल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं. तो बेसिकली इट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर who is sentenced to death after the conviction by a court of law of a criminal offence. कोई offender है जिसने कोई criminal offence किया है and after their conviction by the court they have been given sentence to death. ये highest penalty है जो किसी भी accused को दी जा सकती है and generally इसे बहुत ही extreme और severe cases में दिया जाता है जैसे कि in the cases of murder, rape or treason etc. डेथ पेनल्टी को हमेशा जो वर्स्ट केसेस होते हैं, वर्स्ट क्राइम्स जो होते हैं, वहाँ पे मोस्ट सुटेबल पनिशमेंट के तौर पे देखा जाता है, एज एन इफेक्टिव डिटरेंट देखा जाता है फॉर सच वर्स्ट क्राइम्स. एंड जो इस पनिशमेंट को अपोज करते हैं उनको इनह्यूमेन तरीके से देखा जाता है, इनह्यूमेन का दर्जा दिया जाता है. तो जो मोरालिटी है डेथ पेनल्टी की वो डिबेटेबल हो जाती है. बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिमांड करते हैं कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करना चाहिए. तो यहाँ से हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेथ पेनल्टी के फेवर में आते हैं एंड और वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट आते हैं. आफ्टर दैट विल सी कि इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी को लेकर क्या स्टेटस है एंड देन लास्टली डेथ पेनल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस रूलिंग्स क्या रही हैं. ये कुछ बेसिक बनाते हुए हम हमारे एडिटोरियल की तरफ बढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर दोज आर्ग्यूमेंट्स हु आर इन द फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रिंसिपल आता है द प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन सेज दैट पीपल शुड गेट व्हाट दे डिजर्व एंड दिस इज़ इन प्रोपोर्शन टू द सिविरिटी ऑफ द क्राइम. तो जितना सिवियर उन्होंने क्राइम किया है उतनी ही सिवियर उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो इस आर्ग्यूमेंट में जो रियल जस्टिस है, इट बेसिकली रिक्वायर्स पीपल टू सफ़र फॉर देयर रॉन्ग डूइंग एंड टू सफ़र इन अ एप्रोप्रिएट वे फॉर देयर क्राइम. तो इसे कहा जाता है रेट्रीब्यूशन, दैट पीपल शुड गेट व्हाट दे डिज़र्व. जैसा उन्होंने क्राइम किया है उसी तरीके की उनकी सफरिंग होनी चाहिए. रेट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट आता है जो कि डेथ पेनल्टी के फेवर में रहता है, दैट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस. कि जिसने ये क्राइम किया है अगर उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए, उनको उसकी सिवियर पनिशमेंट दी जाए, तो इससे इन द सोसाइटी हमारे पास हम जो वुड बी मर्डरर्स हैं उनको हम प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम किलिंग पीपल. ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा और इस कैपिटल पनिशमेंट से जो वुड बी मर्डरर्स थे वो इन फ्यूचर और लोगों को किल नहीं करेंगे बिकॉज नाउ दे नो कि इससे क्या हो सकता है. एंड ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि डेथ पेनल्टी से जो विक्टिम की फैमिली है उनको क्लोजर मिलता है. तो दो बड़े प्रिंसिपल्स जो कि इसके फेवर में चलते हैं, वन इज़ रेट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज़ डिटरेंस. नाउ अगर हम देखें उन आर्ग्यूमेंट्स को जो कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो पहला यहाँ पे आता है कि डिटरेंस इज़ इनइफेक्टिव. अभी हम आर्ग्यूमेंट फेवर में देख कर आए तो वहाँ पे डिटरेंस था, लेकिन अगेंस्ट में हम कह रहे हैं कि जो डिटरेंस है दिस इज़ इनइफेक्टिव. एंड यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स भी ये शो करते हैं कि ये नहीं कंफर्म करता कि जो डिटरेंस है वो वर्क करता है. So those who have been executed may not have been capable of being deterred because of mental illness or defect.
जो डेथ है, सपोज रेप केसेस में 2013 से ही जो डेथ पेनल्टी दी जा रही है, लेकिन रेप फिर भी कंटिन्यू हो रहे हैं इंडिया के अंदर। इनफैक्ट जो ब्रुटैलिटी है रेप्स की वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इससे एक चीज़ दिखती है कि जो डेथ पेनल्टी है वो सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलर क्राइम को लेकर डिटरेंस क्रिएट करने में इनफेक्टिव रह रही है, जो कि हम एक बड़ा आर्ग्यूमेंट लेते हैं इन द फेवर ऑफ द डेथ पेनल्टी। उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट जो कि अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी जाता है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट। Now, most common argument against this is that the sooner or later the innocent people may get killed because of mistakes or flaws in justice system. और इसे लेकर even according to the Amnesty International, as long as human justice remain fallible, the risk of executing the innocent can never be eliminated. तो innocent को एग्जीक्यूट करने का जो रिस्क है वो कभी भी नहीं जा सकता, एंड डेथ हैज़ बीन अबॉलिश्ड एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। एंड देन ऑल्सो नो रिहैबिलिटेशन। डेथ पनिशमेंट से जो प्रिजनर है वो वापस सोसाइटी में आके रिहैबिलिटेट नहीं कर सकता। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि अगेंस्ट डेथ पेनल्टी चलते हैं, दैट डेटरेंस इज इनइफेक्टिव एंड देयर इज चांसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट एंड देन देयर इज नो रिहैबिलिटेशन। अच्छा जी, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेथ पेनल्टी का स्टेटस क्या है। प्रायर टू द CRPC ऑफ 1955, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, डेथ पेनल्टी वॉज द रूल एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एन एक्सेप्शन इन इंडिया। तो डेथ पेनल्टी तो रूल के जैसे दी जाती थी, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो एक एक्सेप्शन थी इंडिया में। एंड अगर किसी कोर्ट ने कोई लाइटर पेनल्टी दी अदर देन डेथ, तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी। बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1955, द कोर्ट्स वर एट लिबर्टी टू ग्रांट ईदर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये एक लिबर्टी कोर्ट्स को मिल गई। So as per section 354 clause 3 of CRPC 1973, now the courts are required to state reasons in writing for awarding the maximum penalty. अब जब आप maximum penalty देंगे तो आपको reasons देने होंगे। इससे पहले अगर आप lighter penalty दे रहे थे तो आपको explanation देनी पड़ रही थी, लेकिन according to CRPC 1973 अगर हम maximum penalty मिल रही है तो कोर्ट को written में reason देना होगा। So situation has been reversed. Now life sentence is the rule and death penalty is an exception in capital offences. बिल्कुल उल्टा हो गया। अब life sentence एक रूल बन चुका है और death penalty एक exception बन चुका है in cases of capital offence. Moreover, हमारे पास globally भी जो moratorium चल रहा है that is against the death penalty even by the United Nations, but still India retains the death penalty. India में हमारा ये view है that allowing the criminals guilty of having committed intentional and cold-blooded, deliberate and brutal murders, to escape with lesser punishment will deprive the effectiveness of the law. तो ऐसे केसेस में, सिवियर एंड वर्स्ट केसेस में, लॉ की इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखने के लिए ऐसे क्राइम्स, ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने कोल्ड ब्लडेड एंड ब्रूटल क्राइम्स किए हैं, फॉर देम डेथ पेनल्टी शुड बी रिटेन्ड इन इंडिया। एंड इसी के कॉन्फ्रेंस में एक प्रपोजल भी आया था फॉर स्क्रैपिंग द डेथ पेनल्टी। इट वॉज रिजेक्टेड बाय द लॉ कमीशन इन द 35th रिपोर्ट 1967। लॉ कमीशन ने इस डेथ पेनल्टी का जो स्क्रैपिंग का जो मुद्दा था इसे रिजेक्ट कर दिया। नाउ एज पर द इंडियाज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, 720 एग्जीक्यूशंस हैव टेकन प्लेस आफ्टर इट हैज़ बिकेम इंडिपेंडेंट इन ईयर 1947। एंड अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी ही छोटा फ्रैक्शन है फॉर दोज हु हैव बीन अवॉइड डेथ पेनल्टी बाय द ट्रायल कोर्ट्स। इन मेजॉरिटी केसेस जो डेथ पेनल्टी थी इसको कम्यूट कर दिया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सो सम वर एक्विटेड बाय द हाई कोर्ट्स एज वेल। तो ये एक स्टेटस है इंडिया में डेथ पेनल्टी का। अच्छा जी, यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द डेथ पेनल्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, deprivation of life is constitutionally permissible if that is done according to the procedure established by law. तो आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 को डिप्राइव किया जा सकता है, डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ हो सकती है इफ़ इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। देयरफॉर डेथ सेंटेंस जो कि ट्रायल के बाद इम्पोज किया जाता है, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लीगली एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर अंडर CRPC एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देन इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 21, राइट। तो जगमोहन सिंह केस के अंदर आर्टिकल 21 में अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ CRPC के तहत अगर किसी की डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ हुई है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी क्रिमिनल के मर्डरस ऑपरेशन की वजह से जो सोशल सिक्योरिटी है वो जेपरडाइज होती है इन अ परसिस्टेंट प्लान्ड एंड प्रीलियस फैशन, तो ऐसे केस में उस क्रिमिनल का जो फंडामेंटल राइट है, द इंजॉयमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, दे मे बी राइटली इनहिलेटेड, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर यही शो किया गया है कि अगर किसी ने रॉन्गफुल डूइंग की है एंड उस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ अगर वो गलत है तो उनका जो फंडामेंटल राइट है उसे एंजॉय करने का हक उनके पास नहीं है। दोज फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। देन वी हैव बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस। ना इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। तो अकॉर्डिंग टू विच जो डेथ पेनल्टी है इट शुड नॉट बी अवॉर्डेड एक्सेप्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस व्हेन द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड। अगर हमारे पास कोई आम तौर पे आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, ओनली इन द केसेस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस देन यू कैन गिव डेथ पेनल्टी, अगर कोई और ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस? हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? See, when the murder is committed in extremely brutal, ridiculous, diabolical, revolting or reprehensive manner, so as to awaken the intense and extreme indignation of community. बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, ब्रूटली, रिवोल्टिंग, रिडिकुलस तरीके से कोई क्राइम किया गया है, when the total depravity and cruelty are the behind motives behind that murder, ऐसे केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। देन वी ऑल्सो हैव मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंसिडरेशंस ले डाउन की थी फॉर डिटरमाइन कि कौन कौन से केसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएंगे, कौन कौन से केसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में नहीं आएंगे। सो इंस्टेड ऑफ merely enhancing the punishment, tackling crimes against women and children requires broader social reform. हमें sustained governance efforts चाहिए. We need to strengthen the investigative and reportive mechanism in India. However, इस पूरे बैकग्राउंड को समझते हुए अब हम जो हमारा एडिटोरियल है इसे स्टडी करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन से व्यूज़ को प्रेजेंट किया गया है। तो इस एडिटोरियल के अंदर रिसेंटली एक केस हाईलाइट हुआ है विच इज़ बलवंत सिंह राजोनाज डेथ सेंटेंस। सो बलवंत सिंह राजोनाज की मर्सी पिटिशन को लेकर जो कि पेंडिंग है, फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले डेडलाइन थी अप्रैल 30, इसे एक्सटेंड कर दिया है बाय 2 months फॉर द सेंटर टू मेक डिसीजन ऑन द बलवंत सिंह राजोनाज मर्सी पिटिशन विच इज़ पेंडिंग। So Balwant Singh was awarded death sentence in the case of former Chief Minister of Punjab Beyant Singh's assassination in 1995. And जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, President Ramnath Kovind has to decide the fate of the petition after receiving the proposal from central government. Now इस particular case में there is backdrop of political history and this somewhat indicates that centre may continue to avoid the propelling the fate of Balwant Singh's mercy petition either way. तो ऐसे केस में it is very well rest on the Supreme Court to take matters in its hand and to end this pendency in the line with death penalty jurisprudence in India. बाकी इस एडिटोरियल की डिटेल में हमें नहीं जाना बिकॉज यहाँ पे बलवंत सिंह राजोनास का जो डेथ सेंटेंस का जो केस है उसे ही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से हमने जो पॉइंट्स को डिस्कस किया है वही इम्पॉर्टेंट हैं। वी नीड टू नो कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या रूलिंग्स रही हैं
इस डेथ पेनल्टी को केस को लेकर, जहाँ पे बच्चन सिंह रूलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है वो आपको पता होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी में आते हैं, कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में डेथ पेनल्टी का स्टेटस क्या है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में एक पर्टिकुलर केस को डिस्कस किया गया है, वो हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका बैकग्राउंड जो हमने देखा है, जो डिस्कशन की है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन वॉर में ट्रांसनिस्ट्रिया का क्या रोल है, इसके बारे में है। वेल, ट्रांसनिस्ट्रिया एक बहुत ही छोटा सा ब्रेकअवे रीजन है मोल्डोवा का। सो दिस अ कंट्री मोल्डोवा। यूक्रेन के साउथ में आपको एक नेशन मिलता है मोल्डोवा। मोल्डोवा के बिल्कुल यूक्रेन बॉर्डर के पास में दिस अ वेरी टाइनी ब्रेकअवे रीजन जिसे कहा जाता है ट्रांसनिस्ट्रिया। And right now there is risk that this Transnistria will also be dragged into this conflict. So what is first of all this Transnistria? ये कहाँ पे है? तो this de facto state है ये मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में लाई करती है। इसे यूजुअली कहा जाता है that it is a remnant of सोवियत यूनियन, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया ने मोल्डोवा से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी as soon as मोल्डोवा ब्रेकअप फ्रॉम सोवियत यूनियन। जैसे ही सोवियत यूनियन से मोल्डोवा ब्रेकअप होता है तो मोल्डोवा का ये रीजन ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा से अलग हो जाता है। सो इवन व्हेन मोल्डोवियन ट्रूप्स दे ट्राई टू अटेम्प्ट कि इस टेरिटरी को दोबारा लिया जाए 1990-1992, सो ट्रांसनिस्ट्रिया वॉज एबल टू रेजिस्ट देम, क्योंकि उस टाइम पे रशियन सोल्जर्स दे वर बेस्ड इन ट्रांसनिस्ट्रिया। And since then it has remained freedom from Moldovan control, and most of the countries continue to see Transnistria as part of Moldova. हम अगर मैप भी देखें तो भी हमें ट्रांसनिस्ट्रिया अलग से कोई नेशन नहीं मिलता। इट इज़ नॉट रिकग्नाइज इंटरनेशनली। ये एक मोल्डोवा का ब्रेकअवे रीजन है, जो कि जब मोल्डोवा सोवियत यूनियन से अलग हुआ था तो उस टाइम पे ये वाला रीजन मोल्डोवा से अलग हुआ। जब मोल्डोवा ने इस रीजन को दोबारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश की तो रशियन सोल्जर्स की हेल्प से ट्रांसनिस्ट्रिया और डिफेंडेड दैट। तो एक बार समझते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया का पॉलिटिकल मेकअप कैसा है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया भी इंडिपेंडेंट रिकग्नाइज नहीं करता। हाउएवर द इकोनॉमी ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन रशिया फॉर सब्सिडीज एंड फ्री गैस। लेकिन रशिया से सब्सिडीज़ मिलती हैं, फ्री गैस मिलती है, बट स्टिल रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट रिकग्नाइज नहीं करता। ट्रांसनिस्ट्रिया में जो लोग रहते हैं, ट्रांसनिस्ट्रियंस, दे हैव डुअल सिटीजनशिप। उनके पास रशिया की भी सिटीजनशिप है और ट्रांसनिस्ट्रिया की भी सिटीजनशिप है, और बहुत सारे केसेस में देयर इज़ ट्रिपल सिटीजनशिप एज वेल, कि मोल्डोवा की भी सिटीजनशिप है, ट्रांसनिस्ट्रिया की भी सिटीजनशिप है और रशिया की भी सिटीजनशिप है। अनलाइक रेस्ट ऑफ द मोल्डोवा में मेनली लोग रोमानियन बोलते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन ट्रांसनिस्ट्रिया दे स्पीक रशियन एंड दे यूज़ साइरिलिक स्क्रिप्ट ऑफ रशियंस एज वेल। एंड ट्रांसनिस्ट्रिया में उनकी खुद की गवर्नमेंट है विच इज़ प्रो रशियन। दे हैव देयर पार्लियामेंट, दे हैव आर्म्ड फोर्स, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम। एंड 2006 में ट्रांसनिस्ट्रिया में रेफरेंडम हुआ जिसमें 97% से ज़्यादा ट्रांसनिस्ट्रियन ने वोट किया दैट दे वांट फ्यूचर इंटीग्रेशन विद रशिया। एंड आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, गवर्नमेंट आस्क्ड इफ इट कुड बी एब्जॉर्ब्ड इनटू रशिया। सो रशिया however was not keen on this, but Transnistria hosts to over 1500 Russian peacekeepers and is home to large Russian ammunition depot at Kobasna. तो बार बार ट्रांसनिस्ट्रिया से रशिया को ये आ रहा है कि भाई हमें एब्जॉर्ब कर लो, हमें रशिया के अंदर ही ले लो, वी मेक अस पार्ट ऑफ रशिया, लेकिन अभी तक रशिया ने ऐसा नहीं किया। हाउएवर रशिया के एमिनिशंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे रशियन पीस कीपर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। सो अब दोबारा ट्रांसनिस्ट्रिया न्यूज़ में क्यों आया है? नाउ ट्रांसनिस्ट्रिया बेसिकली देयर इज रिस्क कि ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रैग किया जाएगा
because of there is reports of serial explosions in this territory. पहले कुछ अटैक हुए हैं यूजिंग द रॉकेट प्रोपेल ग्रेन्स ऑन द सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स फॉलोड बाय एन अटैक ऑन द रेडियो सेंटर जो कि रशिया को न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करता है. There were also reports that there is a village which is host to one of the largest ammunition depots in Europe. It was hit by shots. No one has taken responsibility of these attacks, which were, there were no deaths as well. However, Ukrainian official termed that these are deliberate provocation by Russia to intervene in Transnistria and Moldova. Whereas Russia इसे यूक्रेन पे ब्लेम कर रहा है कि यूक्रेन ने ये अटैक्स किए हैं ट्रांसनिस्टीरिया पे. Now, after the explosion, Transnistria के प्रेसिडेंट ने ये कहा है that they are on 15-day red alert with anti-terrorist security measures put in place. So men of fighting age, they have been banned from leaving the territory, and this is being read as a sign that Transnistria will be drawn into the Russia-Ukraine conflict. एंड एक बड़ा फियर जो वेस्ट और यूक्रेन फील कर रहा है वो ये है कि कहीं ट्रांसनिस्टीरिया को एज अ स्टेजिंग ग्राउंड ना यूज़ किया जाए इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एंड बाय सेइंग दैट रशिया माइट यूज़ द ट्रांसनिस्टीरिया टू कट ऑफ द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूक्रेन लीडिंग टू डायरेक्ट रशियन इंटरवेंशन इनसाइड मोल्डोवा. और ये फियर्स और भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाते हैं बाय द रशियन जनरल who was asserting that Russian speaking people in Transnistria and Moldova, they are oppressed, reminding the observers the ominousity of Russia and justifying their invasion of Ukraine by claiming that they are acting on behalf of the Russian speakers in Donbas region which were oppressed by Ukraine. इसी के साथ साथ इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि रशिया ने सदर्न यूक्रेन में जो पोर्ट सिटी है ओडेसा उसका कंट्रोल हम लेना चाहते हैं ताकि इससे ट्रांसनिस्टीरिया को एक्सेस मिल सके, एंड दिस कैन क्रिएट अ लैंड ब्रिज फॉर रशिया फ्रॉम द सदर्न यूक्रेन ऑल द वे टू ट्रांसनिस्टीरिया. क्लियरली ट्रांसनिस्टीरिया की जो लोकेशन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन. ये जो रीजन है ये ब्लैक सी से ज़्यादा दूर नहीं है, पोर्ट ओडेसा से ज़्यादा दूर नहीं है, and it also shares a very long border with Ukraine. So if Transnistria comes under the control of Russia, it will enable Russia to create a Russian controlled corridor along the Ukraine's Black Sea coast. और अगर रशिया ओडेसा को ट्रांसनिस्टेरिया के साथ लिंक करने में सक्सेसफुल हो जाता है then rest of the Ukraine will be completely landlocked and country will be naturally weakened. Moldova, on the other hand, they fear that Russia will use Transnistria to launch an attack on it, as Russia has long wanted Moldova to be in its sphere of influence as well. And इस पूरी सिचुएशन में मोल्डोवा ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता. It's Europe's poorest country and it is constitutionally neutral and it has a very small military force as well. एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा, मोल्डोवा नेटो का मेंबर नहीं है एंड देर इज़ वेरी लिटिल चांस कि नेटो इस पूरे इशू में आए टू रेस्क्यू इट, particularly since now NATO cannot give its membership to the countries which have border dispute with other countries. Similarly, it is not member to European Union as well, though the Moldova is pro-Europe, लेकिन it is not member of European Union. मार्च में मोल्डोवा ने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट साइन की थी टू जॉइन यूरोपियन यूनियन. However, this will take time and the country right now cannot comply with European Union's conditions for membership. अभी की सारी नज़रें रशिया के ऊपर हैं that with respect to Transnistria क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. सो ट्रांसनिस्टीरिया में टेंशन्स बढ़ चुकी हैं एंड मोल्डोवा से 1991 में ये स्प्लिट हुआ था. सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट नेशन है लेकिन इसे इंटरनेशनली रिकग्निशन नहीं मिली है. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसनिस्टीरिया, इसकी लोकेशन एंड ये जो बैकग्राउंड हिस्ट्री हमने देखी है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द डिबेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ में क्या क्या डिबेट्स हुई थी अबाउट मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज, ये इसके बारे में है. तो एज वी ऑल नो दैट देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. एंड ये ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इशू था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी हॉटली डिबेट हुआ था. एंड आफ्टर दिस डिबेट जो प्रोविजन रिलेट किया गया था कि इंग्लिश शेल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर 15 ईयर्स ओनली. तो इस पूरे इशू को हम समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हिंदी.
तो अंडर आर्टिकल 343 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। एंड इसके अलावा जो न्यूमरल्स यूज़ करेंगे वो हम इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज़ करेंगे फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। इस क्वेश्चन को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काफ़ी बिटरली डिवाइडेड थी। ऐसे मेंबर्स जो कि हिंदी नहीं बोलते थे, दे वर अपोजिंग दिस डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, whereas those who were proponents of Hindi, they insisted that English was the language of the insolvent and it should be eliminated as soon as possible. So opponents were against English being done away, fearing that this may lead to Hindi dominance in the region that don't speak Hindi. तो यहाँ पे डिमांड थी कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। नाउ सम आर्ग्यूड इन द फेवर ऑफ हिंदुस्तानी एज वेल। अब यहाँ पे भी डिफरेंस थे, डिफरेंस ओपिनियन अबाउट द स्क्रिप्ट। They were opinion who were accepting Hindi. They wanted Devanagari script to be adopted both for words as well as for the numerals. Some said कि नहीं रोमन स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, इससे जो फास्टर लर्निंग हो पाएगी हिंदी की। तो प्रीडोमिनेंट ओपिनियन वाज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग द इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड द अरेबिक फॉर्म विच इज़ यूज टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ हिंदी न्यूमरल्स। तो हिंदी न्यूमरल्स की जगह पे जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हैं उनको यूज़ किया गया। अल्टीमेटली ये डिसाइड क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली स्पीक एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश वुड बी यूज फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि 15 ईयर्स तक के लिए नेक्स्ट 15 ईयर्स इंग्लिश को यूज़ किया जा सकता है। एंड देन पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड द यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड द यूज़ ऑफ देवनागरी फॉर्म ऑफ नंबर्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस। फिर क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ 8th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं एंड इनिशियली 14 लैंग्वेजेस को इस शेड्यूल में डाला गया, बट नाउ देर आर 22 लैंग्वेजेस एंड देर इज़ नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर इंक्लूडेड और दैट विल बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। हमारे पास सिर्फ 2 रेफरेंसेस आते हैं ऑफ दीज लैंग्वेजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से टेक्स्ट में आए हैं। वन इज़ आर्टिकल 344 अकॉर्डिंग टू विच प्रेजिडेंट कैन फॉर्म अ कमीशन and which should have a chairman and members who represent these scheduled languages. And the purpose of this commission is to make recommendations for the progressive use of Hindi for official purpose of the union and restricting the use of English. Second reference आती है article 351 में, जिसमें कहा जाता है that this is the duty of union government to promote the spread of Hindi so that it becomes the medium of expression for all elements of the composite culture of India. एंड इसके अंदर बाकी जो असिमिलेट एलिमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है विद द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदुस्तानी एंड द लैंग्वेजेस दैट आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। नाउ इसके बाद आता है कि 1965 में क्या हुआ। तो बेसिकली हमारे पास द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास किया गया। नाउ क्योंकि उस टाइम पे 15 साल का जो पीरियड था फॉर विच इंग्लिश कैन बी यूज्ड वो एक्सपायर होने वाला था एंड जिसके ऑपरेटिव सेक्शन में ये कहा गया दैट फॉर कंटिन्यूइंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड ये जो 15 साल की जो एक्सपायरी थी जो एक्सपायरी पीरियड था इसको अब माना नहीं जाएगा एंड दिस केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 26, 1965। तो ये जो डेट है ये बेसिकली वो डेट है जब 15 साल पूरे हो रहे हैं फॉर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने इसे लेकर एश्योरेंस दी थी 1959 that English would remain in official use and as the language of communication between center and the state. लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो 1963 में आया था इसमें एक्सप्लिसिटली इस एश्योरेंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स के अंदर इसको लेकर काफ़ी एप्रीहेंशन भी आई जैसे ही 1965 की डेडलाइन पास में आई। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है उसे डेरिएट किया एंड दे मूव टुवर्ड्स मेकिंग हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द पर्पसेस। तमिलनाडु जिसे उस टाइम पे मद्रास कहा जाता था, जैसे ही ये प्रोस्पेक्टस आया दैट टू यूज़ हिंदी एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट इन UPSC, दिस क्रिएटेड एन एप्रीहेंशन दैट हिंदी वुड बी इम्पोज इन सच अ वे दैट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ दोज हु डू नॉट स्पीक हिंदी विल बी ब्लीक। एंड जिसके बाद तमिलनाडु में काफ़ी वॉयलेंट टर्न आया और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए एंड जिसके बाद हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल जब फ्रेम किए गए 1976 में, तो ये क्लियर किया गया दैट दीज रूल्स विल अप्लाई टू होल इंडिया एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु। एंड 1960 से ही देन 3 एजुकेशन फार्मूला आया
सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कहा गया दैट स्पीकिंग ऑफ टीचिंग 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड हिंदी, इंग्लिश एंड द ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज इन अदर स्टेट्स। ये जो प्रैक्टिस है ये कुछ स्टेट्स में चली जहाँ पे प्रीडोमिनेंट लैंग्वेजेस और हिंदी को पढ़ाया गया बिसाइड इंग्लिश। वो स्टेट्स जहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज है उसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया। एंड तमिलनाडु ने इस 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को भी अपोज किया एंड सेड दैट टीचिंग तमिल एंड इंग्लिश ये तमिलनाडु में चलेगा एंड दिस आर्ग्यू हु नीड्स टू नो हिंदी कैन लर्न ऑन देयर ओन। सो दिस इज़ द इंटायर इशू ऑफ द डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। हमने इसे काफ़ी डिटेल में इससे पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि इंडिया में कोई ऑफिशियल कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियली हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ परमिटेबल है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।